पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज बहुत ही गंभीर मसले पर हम चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, एक बात कही जाती है, सभी लोग जानते हैं कि बच्चे कब बिगड़ते हैं, जब उनका कोई माँ बाप नहीं होता है। ठीक ऐसी ही स्थिति हम देख रहे हैं बिहार के मामले में। ऐसा लग रहा है बिहार का कोई माए बाप बचा ही नहीं, कोई देखने वाला ही नहीं है। हम डूबते चले जा रहे हैं, हम खत्म होते चले जा रहे हैं, हम मिट रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है। जो जितना डुबा सकता है उसे उतनी आजादी मिली हुई है। देखिए, हमारे पास बिहार के पास है क्या, लेकिन जिस बात को लेकर हम दुनिया भर में डंका पीटते हैं वह है बिहार का ज्ञान, बिहार का टैलेंट। वह भी अब खत्म होता जा रहा है। चाहे यूनिवर्सिटीज की बात कर लें, चाहे स्कूल्स की बात कर लें, बिहार के शिक्षा व्यवस्था की बात कर लें, क्या स्थिति हो गई है, कहीं से कोई बात छुपी नहीं है। अभी आपने देखा कि पटना विश्वविद्यालय के 5 प्राचार्यों की नियुक्ति लॉटरी सिस्टम से नियुक्ति। कहां पहुंच गए हम, कहां पहुंच गए हम। और कैसी कैसी नियुक्तियां हुई हैं। पटना कॉलेज में किस विषय के शिक्षक को प्राचार्य बना दिया गया। वाणिज्य महाविद्यालय में होम साइंस की टीचर प्रिंसिपल बन गई। अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने चर्चा की थी, वाणिज्य महाविद्यालय बिहार का सबसे प्रतिष्ठित वाणिज्य का महाविद्यालय, वहां बीकॉम में दाखिले के लिए लड़के नहीं मिल रहे हैं, 35% वैकेंसी है। और फिर साइंस कॉलेज, कहां कहां से। अब तो वह दिन भी आएगा कि आप कहेंगे कि हम डीएम की लॉटरी निकाल लेंगे, हम एसपी की लॉटरी निकाल लेंगे, तो मुख्यमंत्री की भी लॉटरी निकाल लीजिए ना। क्यों? तो बिहार का क्या होगा, कोई माई बाप है? और जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था चौपट होती जा रही है, हमने और आपने वह दौर देखा है कि 12वीं के बाद लोग प्रस्थान करते थे बिहार से, कि चलो बिहार में पढ़ाई नहीं है। पिछले कितने दशक से पटना विश्वविद्यालय ने कोई आईएएस नहीं दिया, कोई आईपीएस नहीं दिया। जब कभी आईआईटी के रिजल्ट आते हैं, नीट के रिजल्ट आते हैं, तो हम कहते हैं कि इतने छात्र बिहार के, लेकिन क्या वह बिहार के स्कूलों के पढ़े होते हैं, सरकारी स्कूलों के। और इस बार आपने वह स्थिति भी देखी कि जब नीट के नतीजे आए तो टॉप 100 में कौन थे? एक भी बिहारी नहीं था। आप कहेंगे 2 बिहार वाले दिखाई पड़े, लेकिन वो 2 बिहार वाले बिहार में पले बढ़े नहीं हैं। वे नाम से झा थे, लेकिन उनकी परवरिश, उनकी शिक्षा दूसरे प्रांतों में हुई। तो पटना विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा, ठीक है, आप मानक बनाइए, लेकिन जब आप मानक बनाते हैं तो कुछ शर्तें रखते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। अब बताइए, कॉमर्स के छात्रों को होम साइंस की टीचर लीड करेंगी। पटना कॉलेज जो आर्ट्स फैकल्टी के लिए है, वहां केमिस्ट्री वाले पहुंच जाएंगे। ये क्या मजाक हो रहा है, और कोई देखने वाला नहीं है। आज हमें मालूम हुआ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन गए थे, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति का मसला है, जरूर नियुक्तियां कीजिए। हमने वो दौर भी देखा है, कुछ ऐसे राज्यपाल भी हुए बिहार में जो बिहार के लोगों को कहीं बहाल ही नहीं करते थे, क्योंकि ठेके जो हैं वह दूसरी जगहों से ले लिए जाते थे। हमने वह दिन भी देखे हैं, और आज भी ऐसे कई उदाहरण हैं कि बिहार के कई शिक्षाविद देश के दूसरे प्रदेशों में विश्वविद्यालय के कुलपति बने हुए हैं, और वे वहां बहुत बेहतर कर रहे हैं। मुझे एक से मिलने का मौका भी मिला था। हमने पूछा कि आप बिहार में क्यों नहीं हुए। उन्होंने कहा, बिहार में बिना चढ़ावा के कोई बनता है क्या, और यदि बन भी गया तो पहले तो जो राशि लगी है उसे निकालने में मेहनत करनी होती है, और फिर जो माहौल होता है वह माहौल कितना अराजक होता है। कोई शिक्षा व्यवस्था बिहार में बची है क्या? तो अब लॉटरी से प्रिंसिपल नियुक्त किए जा रहे हैं। हम लोग इस बात की निंदा करते हैं कि लालू यादव ने बिहार के स्कूलों को चरवाहा विद्यालय बना दिया। लालू यादव के जमाने में शिक्षा व्यवस्था खत्म होनी शुरू हुई,
और नीतीश कुमार ने मुखिया के माध्यम से शिक्षकों की बहाली कर भट्टा बैठा दिया। डोमिसाइल के मुद्दे पर जब कभी बहस होती है, हमारी विवेचना, आपकी विवेचना, 30 साल से जब आप शिक्षक ही नहीं बना पाए हैं और किस तरीके से बिहार के स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था रही है, तो आप डोमिसाइल लागू भी कर लेंगे तो मिलना क्या है? अगला 30 साल और काला। डोमिसाइल पर भी राजनीति चलती रहती है। कल ही हमने देखा कि बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि जो स्कूल्स में क्लर्क की नियुक्ति होगी उसमें डोमिसाइल लागू होगा। तो चुनावी मुद्दा बना हुआ है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं डोमिसाइल लागू करें, लागू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका भी ख्याल रखिएगा कि देश के दूसरे प्रदेश से भी डोमिसाइल लागू करने लगे तो बिहार के लोगों का क्या होगा। तो जिस बात का डंका बिहार का है, मेहनती होगा, ज्ञानी होगा, हाँ, तो अब यह पहचान भी हमारी खत्म होती जा रही है और पटना विश्वविद्यालय का नाश करने पर भी सब लोग तुले हुए हैं। अजीत जी, आपने भी खबर पढ़ी, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर पढ़ी थी, सुबह हमने भी देखा था, आपने ही मुझे भेजा, तो मेरी चिंताएं और बढ़ी। जो हम और आप समझ रहे हैं, अब यह बिहार के दर्शकों को समझाया जाए कि बिहार बिना माए बाप का है, डूबते ही जा रहा है, बचाने वाला कोई नहीं है। अजीत जी। ज्ञानेश्वर जी, हम लोग शिक्षा को लेकर के कई बार पहले भी चर्चा की, शिक्षा के हालात पर आपने अभी 2-3 ये मुद्दे इसमें उठाए। एक डोमिसाइल का भी मुद्दा है, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षकों की क्वालिटी ऑफ टीचर्स जो है वो, उसका टीचिंग स्टाफ की क्वालिटी का मामला है, जिस पर भी हम लोगों ने पहले चर्चा की थी। और हम लोगों ने कहा था, ये तथ्य है कि कभी अभी कितने दशकों से कोई टीचर्स यूनिवर्सिटी नहीं खुली है, कोई टीचर्स ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट नहीं खुला बिहार में सरकारी लेवल पर, और निजी खुल गए मुद्दे की तरह, जहां ऐसी डिग्रियां बांटी जा रही है। तो हम लोग क्वालिटी टीचर्स नहीं पैदा कर रहे हैं। डोमिसाइल का अलग विवाद है, और उस बीच ये एक ऐसी हास्यास्पद खबर आज अखबारों में है और आज सोशल मीडिया में जिसकी चर्चा है, हर व्यक्ति एकदम ऐसे तंज की नजर से, ऐसे व्यंग की नजर से देख रहा है, जैसे पता नहीं बिहार में मतलब इस तरह के प्रयोग के लिए भी बिहार की भूमि ही बची हुई है। बिल्कुल, जो ज्ञान की भूमि है, जहां से ज्ञान का, आज भी जाएंगे प्रधानमंत्री हमारे और देश का कोई भी आदमी जाएगा तो कहेगा कि बिहार के लोग बड़ी ज्ञानी होते हैं, बड़ी विद्वान होते हैं, कहीं जाइए तो बिहार के लोग मिल जाते हैं। तो ये उस बिहार में हुआ है कि पटना यूनिवर्सिटी में, जो जिसका इतना गौरवशाली इतिहास है, जिस यूनिवर्सिटी का, 100 साल से ज्यादा पुरानी जो यूनिवर्सिटी है, वहां के 5 कॉलेजेस में लॉटरी से प्रिंसिपल अपॉइंट हुए, प्राचार्य अपॉइंट हुए। ये अपने आप में इतना हास्यास्पद है, और हास्यास्पद के साथ साथ इतना अफसोस की बात है, इतने अफसोस की बात है ये कि आपने, ठीक है, ये 5 जो प्रिंसिपल हैं, इन लोगों को जो यूनिवर्सिटी जो सर्विस कमीशन है, बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन जो है, उसके थ्रू इन लोगों को चुना गया है। लेकिन उसमें हर कॉलेज का, जैसा आपने कहा कि हर कॉलेजेस की अपनी नीड होती है, हर कॉलेजेस की एक अपनी आइडेंटिटी होती है, और उस डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी के हिसाब से, उस नीड के हिसाब से वहां प्रिंसिपल, टीचर्स वगैरह अपॉइंट होते हैं। तो उसमें ये क्राइटेरिया तो आप लॉटरी से फुलफिल नहीं कर सकते हैं, ये तो बाई चांस आप नहीं छोड़ सकते हैं ना, कि आप मगध महिला कॉलेज देखिए ना अजीत जी, मगध महिला कॉलेज, पटना विमेंस कॉलेज के बाद बिहार का सबसे सम्मानित महिला महाविद्यालय मगध महिला कॉलेज। नीतीश कुमार कहते हैं हम तो महिलाओं पर सबसे ज्यादा यकीन करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, पिंक बसें चलाने की बात होती है, चल रही है, उसके लिए महिला ड्राइवर्स की तलाश की जा रही थी, और आप मगध महिला महाविद्यालय में एक पुरुष प्राचार्य की नियुक्ति कर रहे हैं। ये मजाक है ना। इसका मतलब तो यह हुआ कि मगध महिला महाविद्यालय का प्राचार्य बनने को लायक बिहार में कोई भी महिला शिक्षक नहीं है। यह इस बात को प्रमाणित करता है। लेकिन उसी लिस्ट में हमने देखा कि सुहेली मेहता वाणिज्य महाविद्यालय में प्राचार्य बनी और डॉक्टर अलका साइंस कॉलेज में बनी। हाँ, तो ये आपने अगर चांस पर नहीं छोड़ा होता उसको, वही हम कह रहे थे कि अगर आप चांस पर नहीं छोड़े होते, आपने प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट में क्वालिटी को और मेरिट को ध्यान में रखा होता, और इस तरह के आप चांस नहीं लेते लॉटरी निकालने का, तो हो सकता है कि उन 2 महिलाओं में से किसी को आप मगध महिला विश्वविद्यालय, मगध महिला कॉलेज में जो है वहां अपॉइंट करते प्रिंसिपल। लेकिन आपने इसको चांस पर छोड़ दिया, लॉटरी पर छोड़ दिया कि 5 लोग जो यूनिवर्सिटी, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से जो 5 लोग प्रिंसिपल के योग्य माने गए हैं, उन 5 के नाम लिख करके हमने एक बक्से में डाल दिए, और वो नाम निकाला एक आबरा का डाबरा पढ़ के या अकड़ बकड़ बम्बे बो करके, और उसका नाम पढ़ दिया कि भाई अब अमुक जी आ गए, ये अमुक जी अब पटना कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए, अमुक जी आ गए अब ये मगध महिला कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए। तो ऐसे नहीं प्रिंसिपल अपॉइंट होते हैं, ऐसे प्रोफेसर अपॉइंट नहीं होते हैं। आपको मजाक नहीं हो रहा है ये जो जब 2 लोग हो, ऐसा होता है कई बार, हम लोगों ने देखा है कि टॉस करके
दो लोगों को एक समान वोट मिल गए नगर पालिका में तो टॉस करके बिल्कुल। चुना गया कौन चेयरमैन होगा। दोनों जी। लोग समान मत पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रिंसिपल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप इस तरह का खेल नहीं कर सकते। जी। आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में उस संस्थान के नीड के हिसाब से, उस संस्थान के कैरेक्टर के हिसाब से आप प्रिंसिपल और प्रोफेसर अपॉइंट करेंगे। दिल्ली में हम लोग देखते हैं, जैसा आपने वाणिज्य महाविद्यालय कहा, उस तरह से यहाँ दौलत राम कॉलेज है या एसआरसीसी कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है और दौलत राम बिल्कुल। कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस में, एक साउथ कैंपस में, या हम्म। आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज है। तो यहाँ अपॉइंटमेंट बिल्कुल अलग तरह से होता है। आप जिस तरह से जी। रामदास कॉलेज में या हिंदू कॉलेज में अपॉइंट कर रहे हो, वैसे ही आप एसआरसीसी और दौलत राम कॉलेज में या आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में नहीं अपॉइंट कर सकते हैं प्रिंसिपल। ये बहुत ही एजुकेशन जो है, ज्ञानेश्वर जी, बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। एजुकेशन कोई ऐसे साधारण सा न मंत्रालय होता है, न साधारण सा विभाग होता है। वो बड़ा बिल्कुल। टेक्निकल है और उससे आप भविष्य का निर्माण करते हैं। और यहाँ आपने 5 लोग जो योग्य लोग हैं, हम उनकी योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहे। अच्छा, ये काम हुआ है महामहिम राज्यपाल के आदेश से, जो चांसलर हैं पटना यूनिवर्सिटी के, उनके आदेश से ये काम हुआ कि लॉटरी निकाला जाए। क्यों लॉटरी निकाला जाए? तो क्योंकि इसके पहले प्रिंसिपल्स के अपॉइंटमेंट में धांधली होने या गड़बड़ी होने की खबरें आई। तो क्या गड़बड़ी रोकने का ये तरीका है? आप किसी और मानक से, किसी और पैमाने से, किसी और तरीके से गड़बड़ी रोकना सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं 5, 10, 20 कॉलेजेस में। फिर आपके ऊपर या किसी भी के ऊपर हम कैसे यकीन करेंगे कि हजारों और लाखों में जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उसमें आप गड़बड़ी रोक पा रहे हैं? जब 5 या 10 प्रिंसिपल अपॉइंट करने में आप गड़बड़ी नहीं रोक पा रहे हैं, जब 2 या 4 वाइस चांसलर अपॉइंट करने में आप गड़बड़ी नहीं रोक पा रहे हैं, तो लाखों अपॉइंटमेंट को गड़बड़ी कैसे रोकेंगे? ये तो आपको इंश्योर करना है, आपको 100% एक स्टैंडर्ड इंश्योर करना है इसमें कि इसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं। और आपने उसको गड़बड़ी रोकने के लिए चांस पर छोड़ दिया, जो जैसा आपने कहा कि एक छपरा के कॉलेज के प्रोफेसर हैं, वो महिला के प्रिंसिपल हो गए। आप एक यूपी के कॉलेज से आप ले आए केमिस्ट्री के प्रोफेसर, उनको आपने पटना कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया, जिनको जो अपने ह्यूमैनिटीज की फैकल्टी के लिए जो मशहूर है जो कॉलेज, बिल्कुल। हम अभी फिर कह रहे हैं कि हम उनकी मेरिट पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम इस पूरे प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं। और ये प्रोसेस ही बताता है कि कोई माई बाप नहीं है, कोई निगरानी करने वाला, कोई देखने वाला नहीं है। ये तो बहुत ही आसान उपाय है ना, ताकि आप कहेंगे कि आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठेगा। भाई, आप सवाल उठने की चिंता में, अपने ऊपर सवाल उठने की चिंता में आप हटा बिठा देंगे आप उन इंस्टीट्यूशंस का जो जिनका इतना लंबा चौड़ा, जिनका इतना पुराना इतिहास है, इतना अच्छा इतिहास है। बिल्कुल। ये पूरे प्रोसेस को देखिए, हम अभी कह रहे हैं, हम लोगों को कहना चाहिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि इस प्रोसेस को तत्काल रद्द करना चाहिए। उन 5 लोगों प्रिंसिपल के योग्य हैं, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से चुने गए हैं, वो प्रिंसिपल हो लोग, लेकिन उनकी मेरिट, उनकी योग्यता के आधार पर उनको कॉलेजेस दिए जाए। उनको आप नए सिरे से आप इंटरव्यू करिए उस कॉलेज के कैरेक्टर के हिसाब से। उस कॉलेज का, हर कॉलेज का अपना एक एकेडमिक बोर्ड होता है, यूनिवर्सिटी का सीनेट होता है, यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट होता है, एजुकेशन के एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके साथ आप बात कराइए, इंटरव्यू कराइए और हर कॉलेज के स्पेसिफिक नीड के हिसाब से वहां प्रिंसिपल भेजिए। ये इस तरह से नहीं चलेगा कि आप मतलब इनके सिर पर गिर गया, हम ये पत्थर फेंक रहे हैं, इनके सिर पर गिर गया तो अब ये पटना यूनिवर्सिटी जाएंगे, ये पटना कॉलेज जाएंगे और ये पटना साइंस कॉलेज जाएंगे। इस प्रोसेस को तत्काल रद्द करना चाहिए। ये पूरे एजुकेशन सिस्टम को, हायर एजुकेशन सिस्टम को मजाक बना देने वाला प्रोसेस है। और ये एक बार शुरू हुआ है, अगर आप आज प्रतिवाद नहीं करेंगे तो ये हर जगह होगा, सारे कॉलेज में। अजीत जी, यही कुछ पुरानी बातें हम दोहराना चाहते हैं। देखिए, बिहार में एक राज्यपाल हुए देवानंद कुमार, उन्होंने विश्वविद्यालयों को बेच दिया था। क्या क्या नहीं हुआ, फागू चौहान के जमाने में क्या क्या नहीं हुआ, यह भी सबको पता है। और स्पेशल विजिलेंस यूनिट जांच कर रही है। आरिफ मोहम्मद खान बदनाम होने से बचना चाहते हैं, लेकिन बदनाम होने से बचना ही सिर्फ ईमानदारी नहीं होती। ईमानदारी के लिए रास्ते देखिए। लोग कहेंगे कि नरेंद्र मोदी की मैं तारीफ कर रहा हूं, मेरा मकसद नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं है। मुझे एक सज्जन मिले थे पिछले दिनों, वह नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनका दृष्टांत दे रहे थे और बिहार की तुलना कर रहे थे कि बिहार में जब कोई गड़बड़ी पकड़ी जाती है, वैसे तो पकड़ी ही नहीं जाती है। अभी अभी हमने खबर चलाई कि गाड़ी पटना में और चालान कट रहा है समस्तीपुर में। जेडीयू के नेता बंटी सिंह फंस गए। और बिहार में ऐसा बहुत ही बड़े स्तर पर हो रहा है, क्योंकि ये जो शराब तस्कर हैं वो किसी की भी गाड़ी का नंबर लगाकर चल रहे हैं। तो ये बड़े स्तर पर हो रहा है और बिहार में चालान का समाधान भी नहीं है, यह भी बड़ा संकट है। तो खैर, तो नरेंद्र मोदी के बारे में लोग बता रहे थे कि उनके गवर्नेंस का तरीका, कि जब कोई शिकायत मिलती थी किसी आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी या इंजीनियर, जब वे मुख्यमंत्री थे तो सीधा सस्पेंड नहीं करते थे, वह
बुलाते थे और बुलाकर पूछते थे कि क्या चल रहा है। तो हर कोई अधिकारी प्राधिकारी अपनी सफाई तो पेश करता ही करता है, नहीं बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी फाइल सामने रख देते थे। ये रही आपकी फाइल, जो आप बताया करते थे ना कि ऐसे थे जिनके पास सबकी फाइलें हुआ करती थी। हाँ, तो नरेंद्र मोदी फाइल रख दिया करते थे और जैसे ही फाइल रखा गया, वह अधिकारी प्राधिकारी अभियंता जो भी कुछ है वह रोने लगता था, वह रोने लगता था। तो नरेंद्र मोदी यह टास्क दिया करते थे कि चलिए आपको सस्पेंड नहीं किया, आपने जितना नुकसान किया है आप जाइए। तो वह व्यक्ति लौटता था और उसे पता था कि अब तो हम किसी भी दिन जेल जा सकते हैं, फाइल मेरी तैयार है। वह उतनी ही ईमानदारी से, तो बिहार में मतलब बदनामी से बचने के लिए, ईमानदार साबित करने के लिए आप व्यवस्था में और खून लगा दे कि लॉटरी सिस्टम। तो तय कर लीजिए ना कि भाई अब डीएम भी लॉटरी से निकलेंगे और एसपी भी लॉटरी से निकलेंगे, एमएलए भी क्यों वोट से बनने की जरूरत है? क्या जरूरत है भाई, क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। और जब बिहार की शिक्षा व्यवस्था ही खत्म करनी है तो दे दीजिए ठेका कि भाई प्रश्न पत्र लीक होते ही हैं, उत्तर पुस्तिकाओं की छपाई में घपला होता ही होता है। और यही एक बात बता दें अजीत जी, बिहार में हम फिर कह रहे हैं 3 ऐसे मद हैं जिसमें सांसद विधायक 70% तक कमीशन वसूल रहे हैं निधि में, और ये फंड है पुस्तकों का। कोई माई बाप नहीं है। 10 रुपए की किताब कई विधायकों सांसदों ने अपना प्रकाशन खोल रखा है, कीमत खुद तय कर सकते हैं। 10 रुपए की किताब 250 रुपए उस पर प्रिंटेड होता है और सांसद विधायक निधि से वह किताबें खरीदी जाती हैं, कहीं जाकर दे दिया गया, कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होना। हेडमास्टर साहब जरूरत है नहीं जरूरत है, ओपन जिम, यह भी बड़ा खेल चल रहा है, स्ट्रीट लाइट, और इन तीनों फंड्स में 70% तक का कमीशन का खेल चल रहा है बिहार में। है ज्ञानेश्वर जी, ये संकट तो अब करप्शन का इशू तो कितना, आप लोग इसी तरह के छोटे छोटे करप्शन हम लोग क्या होते हैं जिसको इनपुट घोटाला कहते हैं। आउटपुट घोटाला नहीं होता है। आउटपुट घोटाला वो हमने पहले भी कहा था कि शैवाल गुप्ता जब थे, जो आदरी के संस्थापक थे, वो बताते थे कि सभ्य समाजों में या विकासशील समाज में जहां विकासात्मक गतिविधियां चल रही है वहां आउटपुट घोटाला होता है कि कहीं 100 करोड़ का काम हुआ तो उसमें 5 करोड़ 10 करोड़ का इधर उधर काम कराने के बाद लोगों ने कमाई किए या इधर उधर ले लिए। यहाँ इनपुट घोटाला होता है कि पैसा आया है आपके जिस फंड के लिए, जैसा आपने समझाया, ये इनपुट घोटाला है कि पैसा आया हुआ है और उस पैसे का ही हमने घपला कर दिया, मतलब काम नहीं हुआ। काम करा करके आप अच्छी किताबें अगर खरीदते हैं और उस अच्छी किताबों में अगर 100 रुपए की किताब 90 रुपए की किताब 100 रुपए में बेचेगी तभी 10% कमीशन हुआ। बिल्कुल। लेकिन 10 रुपए की किताब 250 में बेची गई, तो ये इनपुट घोटाला होता है। बिहार में बहुत होता है और बिहार में हर माननीय हर नेता विधायक इसी कमाई में लगा हुआ है। ये कमाई तो बहुत ज्यादा नहीं होती है ज्ञानेश्वर जी। आप दूसरे राज्यों के देखिए, दक्षिण के राज्यों के, या महाराष्ट्र गुजरात जैसे राज्य देखिए, या आंध्र प्रदेश तमिलनाडु जैसे राज्य देखिए। मैं प्रशांत किशोर ही हमको कहीं एक मतलब बिहार जाने के पहले की बात है, कहीं हम लोग थे, वो बता रहे थे कि कैसे चुनाव लड़ता है साउथ का, 200 करोड़ रुपए एक कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च होता है। और ऐसा नहीं है कि वो इलीगल कमाई किए हुए, उसने अपने लीगल बिजनेस खड़े किए हुए, बड़ा एम्पायर खड़ा किया हुआ, 1-1 लाख करोड़ रुपए का, 2-2 लाख करोड़ रुपए का एम्पायर है। बिहार में कभी कोई नेता इस बारे में इस तरह से नहीं सोचता है कि अगर उसके पास कोई कमाई का धंधा है, कमाई का सोर्स है, तो वो बिहार में कोई इंडस्ट्री लगाए, बिहार में कोई कॉलेज खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, लॉ इंस्टीट्यूट खोले, नहीं करता है। वो ये छोटी छोटी चोरियों में लगा रहता है। तो खैर ये एक बिहार का अलग संकट है। लेकिन अब ये आपने ठीक कहा कि ईमानदारी का ये मतलब नहीं है। आप ठीक है, व्यवस्था में गड़बड़ी की सूचना मिली तो उस व्यवस्था में गड़बड़ी की सूचना मिली। जो लोग कहते हैं कि माथे में दर्द होगा तो गर्दन थोड़े काट देंगे, सिर काट के हटा देंगे, में दर्द होगा तो काट के हटा थोड़े दीजिएगा। आप उसको ठीक करेंगे, उस व्यवस्था को ठीक करेंगे। और आरिफ मोहम्मद खान साहब का जितना बड़ा कैरेक्टर है, जितना बड़ा उनका व्यक्तित्व है, वो चाहे तो ठीक कर सकते हैं। जो गड़बड़ियां अभी पीछे के राज्यपालों के बारे में आपने कही, उनको वो ठीक कर सकते हैं। वो चाहे तो उनका एक नैतिक बल भी है। और आज की तारीख में मुख्यमंत्री हम लोगों के उस तरह से डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है, तो उनकी और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो इसको इस व्यवस्था को मजाक नहीं बनने। ये तो एक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी ना। जैसा आपने कहा कि कलेक्टर की पोस्टिंग में भी बहुत धांधली की खबरें आती हैं कि मनमाने तरीके से पोस्टिंग की गई, इनको क्यों रखा गया। तो ऐसे करिए, फिर एक बैच के कलेक्टर से उनकी पर्ची डाल दीजिए लिख करके, और जिसकी जहां पर्ची मिले एक एक बोल करके निकाल के देते जाइए। ऐसे थोड़े होगा कि चुन लिए जाए तो उनको बिठा दिया जाए और उसमें से पर्ची निकाल दीजिए कि जिसकी पर्ची निकलेगी वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। तो जब ये सिस्टम दूसरे चीजों के लिए नहीं चलता है तो आप शिक्षा में क्यों लागू करना चाहते हैं?
शिक्षा तो सबसे पवित्र चीज है, सबसे सैक्रोसेंट चीज है, उसकी पवित्रता की तो रक्षा करिए। ये बंद होना, ये मतलब ये तत्काल ये जो बहाली हुई है, इनको इसको रद्द करिए और इन 5 लोगों को ही इनकी योग्यता के हिसाब से कॉलेजेस में भेजा जाए, ताकि आगे के लिए कोई मिसाल नहीं बनी, ये नजीर नहीं बन जाए। फिर तो ये हर जगह होने लगेगा ना, अगर इसको नहीं रोकेंगे तो ये हर जगह होने लगेगा। इसको ये नजीर इसकी नहीं बननी चाहिए। उन स्कूल, इन कॉलेजों के साथ भी अन्याय होगा, वहां पढ़ने वाले छात्रों के साथ भी अन्याय होगा, ये नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो और दूसरे सवाल आए, जो आपके पहले जो आपकी शुरुआती जो ये था शिक्षा की व्यवस्था को लेकर के, आपने कहा डोमिसाइल को लेकर के ये सवाल है, जो अभी हम लोगों ने कल देखा, डोमिसाइल को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लोग छात्रों पर इधर भाग रहे थे, छात्र उधर भाग रहे थे, बैरिकेड बांध रहे थे। एक तो ये समझ नहीं आता है ज्ञानेश्वर जी की इतने दिनों से छात्रों के आंदोलन अलग अलग विषयों को लेकर के चल रहे हैं, सरकार उनकी सुनवाई करके उनको समाप्त क्यों नहीं करती है? सरकार बात कहाँ करना चाहती है जी? सरकार बात का, और बात कौन करे? आपने देखा ना बीपीएससी के आंदोलन में भी देखा ना, प्रशांत किशोर तो यही बात करते रहे ना कि भाई मुख्यमंत्री मिलने की स्थिति में, और स्थिति इतनी अराजक हो गई। अभी आपने पढ़ाई होगा, हमने ही लिखा था कि शेखपुरा में मेहुस के थानेदार ने एक व्यक्ति को इसलिए पीटा और थूक चटवाया क्योंकि वह जाति का ब्राह्मण था और ब्राह्मण जाति से थानेदार साहब को नफरत थी। सस्पेंड कर दिए गए। सस्पेंशन होता क्या है? वह फिर लौटेगा, फिर यही काम करेगा। आज ही वीडियो वायरल है कि पुलिस की गाड़ी से शराब उतारी जा रही है एक दूसरी गाड़ी से, और पुलिस वाले ही एक दूसरे बाइक में शराब रख रहे हैं और फिर खेला कर रहे हैं। तो स्थिति बिल्कुल अराजक हो गई है। बिल्कुल ये अराजकता की स्थिति जो है, ये उसमें जो आपने जहां से शुरू किया कि मालिक ये नहीं हो, माँ बाप नहीं हो, तो बच्चे कैसे बिगड़ते हैं, आज वो स्थिति दिख रही है कि मुख्यमंत्री को डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है, या मुख्यमंत्री कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो जो मंत्री है वो अपनी मनमानी कर रहा है, जो मंत्री है जिस विभाग का उसमें मनमानी कर रहा है, जो जहां अधिकारी है वहां मनमानी कर रहा है, जो थानेदार है, जो जहां लगा हुआ है, जिसके हाथ में जो चीज है उसमें वो मनमानी कर रहा है, उसके ऊपर किसी तरह का नियंत्रण नहीं। और ये अराजकता की स्थिति ऐसी है जब 4 महीने के बाद चुनाव होने वाले। ज्ञानेश्वर जी, बीच में एक बार एक ऐसी उम्मीद बंधी थी, जब हम लोगों ने देखा था कि सम्राट चौधरी और ललन सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी, तो ये लगा था कि मान लीजिए नीतीश कुमार अब नहीं ओवरव्यू कर पा रहे हैं, नहीं वो इसको कंट्रोल कर नहीं कर रहे हैं, तो 2 लोगों को उन्होंने अपना अधिकार जो है डेलीगेट किया, ये लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये लोग भी, ललन सिंह तो केंद्रीय मंत्री हैं, अपना उस काम में लग गए, और सम्राट चौधरी के पास अपना मंत्रालय के अलावा चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी भी है, बिहार में चुनाव भी लड़ना है, तो इन लोगों ने भी छोड़ दिया। तो अब ये स्थिति बिहार में अब ऐसा लगता है ज्यादा एक्टिव होंगे तो सम्राट चौधरी के पैर खींचने वाले भाजपा में भी तो बहुत लोग हैं, भाजपा में बहुत लोग हैं। अगर वो ज्यादा एक्टिव करके और ब्यूरोक्रेसी की लगाम कसने लग जाए, मंत्रियों की लगाम कसने लग जाए, तो लोग उन्हीं के पीछे पड़ जाएंगे। इसका भी संतुलन बना के चलना है उनको। तो ऐसा लग रहा है ज्ञानेश्वर जी, बिहार में क्या है कि बहुत दिन से सब लोग बंधे हुए थे। नीतीश कुमार का इतना सख्त अनुशासन था कि कोई व्यक्ति उससे बाहर नहीं जा सकता था। नीतीश कुमार नीचे तक, ब्यूरोक्रेसी में नीचे तक, सबसे निचले पायदान तक सीएमओ से ऊपर से कंट्रोल होता था। सीएमओ में कोई ना कोई ऐसा बैठा रहता था जो कंट्रोल करता था। पहले आरसीपी सिंह रहे हों, या उसके बाद मनीष वर्मा, या अभी भी जो कुमार रवि और दीपक कुमार, ये सब लोग रहे थे, जो थे या हैं, तो एक कंट्रोल रहता था। आपने देखा राजेंद्र आर्लेकर थे राज्यपाल, जब वो कुछ मनमानी करना चाह रहे थे कि नहीं मैं राज्यपाल हूं और मैं ही उच्च शिक्षा में सारे फैसले लूंगा, और नीतीश कुमार ठीक थे, तो नीतीश कुमार ने अंकुश लगा लिया कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। नहीं, उन्होंने तो कानून ही बना दिया, उन्होंने बिल मूव कर दिया विधानसभा में कि अब इसके बाद चांसलर भी मुख्यमंत्री ही होगा और वाइस चांसलर की नियुक्ति मुख्यमंत्री करेगा, गवर्नर नहीं करेंगे। तो वो नीतीश कुमार का था। तो इतना कंट्रोल था, एडमिनिस्ट्रेशन पर उनका कंट्रोल था, सीएमओ का कंट्रोल था, सारे मंत्रियों पर, और हर मंत्री के मंत्रालय में अधिकारी जो बैठा हुआ होता था उसका कंट्रोल रहता था। तो सब एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखते थे और नीतीश कुमार निगरानी करते थे। अब वो जैसे ही निगरानी का तंत्र खत्म हुआ है, जैसे ही वो नियंत्रण समाप्त हुआ है, तो सारे लोग उच्छृंखल हो गए। ऐसी उच्छृंखलता हो गई। ये आजादी नहीं है, ये उच्छृंखलता है। मनमानी करने की, बदमाशी करने की ये उच्छृंखलता हो गई कि मनमाने तरीके से, आप देखिए करप्शन के मामले सामने आ रहे हैं, इस तरह की ज्यादती जो शेखपुरा के, मतलब ये सिर्फ शर्म से झुकाने वाली बात है। ये एक जाति के लिए नहीं है। बिहार की ही खबर आज हम लोगों ने यहाँ देखी, और कई दिन से सोशल मीडिया में देख रहे थे, जिसमें केस हुआ है कि बोर्ड लगवा दिया 3 लोगों ने जाकर के कि इस गांव में ब्राह्मण का पूजा कराना मना है, ब्राह्मण इसका गांव में पूजा नहीं है। आज तक आपने कहीं देखा है ज्ञानेश्वर जी कि ब्राह्मण घूम घूम के कहता हो कि हमसे पूजा करा लीजिए?
हमने तो नहीं देखा है। हम तो बचपन से बिहार में रहे या जहां भी रहे, वहां दूसरे तमाम चीजें घर घर आती हैं, सामान बेचने वाले घर घर आते हैं, तमाम चीजें घर घर बेचने आते हैं। हम लोगों के यहाँ मछली बेचने वाला भी, दही बेचने वाला भी, सब्जी बेचने वाला भी, फल बेचने वाला, आइसक्रीम बेचने वाला, सब घर घर घूमता है कि ले लो जी मालिक, सामान ले लो। ब्राह्मण को तो कभी नहीं देखे कि साइकिल पर बैठ के या पैदल घूम घूम करके करे पूजा करा लीजिए। आप जा करके बुला के ले आते हैं तो पूजा कराते हैं, नहीं तो वो अपने मठ में बैठा हुआ है, जहां बैठा है वो अपने घर में, जहां मंदिर में है वहां बैठा हुआ है, वो तो नहीं चाहता है कि पूजा करा लीजिए। और आप बोर्ड लगा रहे हैं कि यहाँ ब्राह्मण से पूजा कराना, ये तो इसका मतलब आप सामाजिक विद्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी नीतीश कुमार के राज में, जहां हम लोगों ने कितनी बार चर्चा की है कि किसी तरह का सामाजिक सांप्रदायिक विद्वेष नीतीश कुमार के 20 साल के राज में नहीं हुआ, और अगर किसी ने किया तो नीतीश कुमार ने हार्शेस्ट पनिशमेंट उसको दिया। उन्हीं नीतीश कुमार के राज में ये भी हो रहा है, उन्हीं नीतीश कुमार के राज में ब्राह्मण को ऐसे थूक चटवाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमको ये जाति पसंद नहीं है। तो ये सामाजिक विद्वेष कहिए, आप करप्शन कहिए, आप जो अराजकता पढ़ाई लिखाई से लेकर के और विभागों में काम काज में लापरवाही कहिए, जो भी कहिए, शराबबंदी का मामला कहिए, उस हर तरफ अराजकता फैली हुई है। किसी तरह का नियंत्रण नहीं रह गया है। जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, जो अधिकारी है, जो नेता है, जिसको जो मन में आ रहा है सो कर रहा है। वो इसको ये नीतीश कुमार, और हमको तो बड़ी बड़ी निराशा इस बात से हुई कि माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी उसी में एक कड़ी और जोड़ दी कि लॉटरी से हम प्रिंसिपल अपॉइंट करेंगे। तो ये पूरे कुएं में भंग पड़ी हुई है, किसी को कोई चिंता नहीं है बिहार। बिल्कुल, ये स्थिति बहुत ही खराब है 13-14 करोड़ बिहार के जो लोग हैं उनके लिए। और हम ये नहीं कह रहे कि आप चुनाव में बदला लीजिए इस बात का, या चुनाव में क्या ऐसी क्या चीज हो जाएगी जिससे अच्छा कर देंगे, लेकिन कम से कम चुनाव से तो घबराना चाहिए नेताओं को। चुनाव है सिर्फ, कम से कम नहीं, घबराहट इसलिए है ना कि विपक्ष की पहरेदारी बहुत मजबूत नहीं है। तेजस्वी यादव ने कल एक पोस्टर जारी किया, आज सुबह ही शायद जारी किया है, 20 महीने में 20 काम हो जाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा था जनसुराज आएगा तो कम से कम 5 काम तो हो जाएंगे। हाँ, तो विपक्ष की पहरेदारी जब कमजोर होती है ना तो सत्ता आवारा हो ही जाती है। और फिर जब मुखिया अपने बेस्ट ऑफ माइंड में ना हो तो फिर क्या हो सकता है वो समझ ही रहे हैं। तो उसी हालात को फिर हम कह रहे हैं, नीतीश कुमार से बैर नहीं है बिहार के लोगों को, नीतीश कुमार से नफरत नहीं है बिहार के लोगों को, लेकिन बिहार की स्थिति जो खराब होती जा रही है, शिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति है, और यह जो वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का मामला है, यह भी बहुत गंभीर होता जा रहा है। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को पकड़ लिया है, चुनाव आयोग तक पहुंची है कांग्रेस, और पप्पू यादव ने तो आज कह दिया कि भाई आप बीएलओ को भगा दीजिए गांव से, आप भगा दीजिए गांव से, देखते हैं कैसे चुनाव नहीं कराते हैं और कैसे ये वोटर लिस्ट से नाम का गायब कर देते हैं। और पहले लोगों को यह बात समझ में आ रही थी कि सिर्फ मुसलमान ही प्रभावित होंगे, दलितों में सबसे बड़ी आबादी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि उनके घर में कहाँ दस्तावेज हैं, उनके घर में कहाँ कागजात हैं, फोटो भी खिंचवाना है, फॉर्म भी भरवाना है, और कहाँ शिक्षा है, कहाँ जानकारी है। यह बहुत गंभीर मसला होता जा रहा है जी। देखिए, ये तो है ज्ञानेश्वर जी, अभी इस पर अभी ऊपर पहले आएंगे, जो विपक्षी पहरेदारी वाली बात थी उस पर आएंगे, लेकिन ये शुरू किया आपने, इसको हम बता दें, आज ही तेजस्वी यादव ने एक लंबा पोस्ट डाला है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, उन्होंने डाला है, और उसमें उन्होंने कहा जो हम लोग उस दिन बात कर रहे थे, हमने आपको बताया था कि, और हमने अभी भी हमारा यही मानना है कि फिजिकल वेरिफिकेशन आप नहीं कर सकते, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन इसमें नहीं होना है, लेकिन तेजस्वी यादव ने डाला है कि फिजिकल वेरिफिकेशन हो, अगर वोटर फिजिकली अपने घर पे मौजूद नहीं है तो उसका नाम कट जाएगा। अगर ऐसा है तब तो ये बहुत ही भारी, बहुत ही खराब काम है ये तो। आप एक तो इंटर स्टेट बहुत ज्यादा माइग्रेशन है बिहार में, और आउट ऑफ द स्टेट उनका, मतलब राज्य के अंदर इंटर स्टेट और इंटर स्टेट दोनों तरह का माइग्रेशन बहुत है। राज्य में के अंदर भी मोतिहारी का आदमी मान लीजिए पटना में नौकरी कर रहा है, तो वो कैसे मोतिहारी में हाजिर रहेगा जब बीएलओ उसके घर पे जाएगा? हमने आपको कहा ही ना कि हम अपने दफ्तर को ही देखते हैं, लड़के छुट्टी मांग रहे हैं कि बीएलओ आ सकता है। अब मुझे ही 7-8 दिनों के लिए पटना से बाहर जाना है, मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि मैं पटना से बाहर जाऊं और वहां बीएलओ आ गया तो हम तो वोटर लिस्ट से नाम ही गायब हो जाएगा। तो ये अगर फिजिकल वेरिफिकेशन है इसमें, तब तो इसको, ये तो पूरे मतलब समूचे जो विपक्षी पार्टियां जो आज कोऑपरेट कर रही हैं कि 56,000 बूथ लेवल एजेंट बनाया है अपोजिशन ने, बीएलए जो अपॉइंट किया है,
इन लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? इन लोग को तो विरोध करना चाहिए, एकदम विरोध में जाना चाहिए इस बात को, और इसको किसी हर हाल में रुकवाना चाहिए। क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन कहा, जो कल चुनाव आयोग के सामने जाकर के इन सब लोगों ने कहा, अगर फिजिकल वेरिफिकेशन सचमुच जरूरी है, अनिवार्य है कि हर वोटर का, 8 करोड़ वोटर का मौजूद रहना जरूरी है, बीएलओ प्रत्यक्ष रूप से देखेगा उसको फिजिकली, तभी नाम शामिल करेगा। तब तो जो कहा कल इन लोगों ने कि 2 करोड़ नाम कट जाएंगे, तो 2 करोड़ नाम कट जाएंगे। बिल्कुल। क्या दलित और क्या दलित, क्या पिछड़ा, क्या मुस्लिम, क्या अगड़ा, सबके नाम कटेंगे ना। अगड़े कम थोड़े बाहर रहते हैं। आज बिहार की सारी, दिल्ली में सारे जो गार्ड की नौकरी है और ऑटो चलाने वाले तो अगड़ी जाति के लोग हैं। उन सब आरके सिंह चुनाव कैसे हारे आरा में? आरके सिंह चुनाव कैसे हारे बरहरा, जिसे राजपूताना कहा जाता है, और कभी माना नहीं जा सकता था कि आरके सिंह वहां पिछड़ जाएंगे, तो वहां भी पिछड़ गए। तो मालूम हुआ कि जितने राजपूत हैं उनमें जितने नौजवान हैं वह तो गार्ड की नौकरी कर रहे हैं भाई दिल्ली और बेंगलोर में। हाँ, तो वही तो, उसमें तो अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, मुसलमान भी हैं, सबके नाम कट जाएंगे। तो ये तो इसका विरोध करना चाहिए उस लेवल पर। वो भी एक अराजकता ही है, पता नहीं क्यों शुरू किया गया है उस मामले। अब जो आपने विपक्ष की पहरेदारी की बात की, निश्चित रूप से वो एक बड़ा पहलू है पूरे जो शिक्षा व्यवस्था को में जो अराजकता आज हम लोग देख रहे हैं। देखिए, वो 90 से 2005 का ही समय था जब शिक्षा का बंटाधार होना शुरू हुआ था। आते आते 2005 तक आते आते कंप्लीट हो गया था, और नीतीश कुमार को उसमें जो ठीक करना चाहिए था वो उन्होंने भी ठीक नहीं किया है। तो अब जितनी जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है, उतनी ही आज का जो अपोजिशन है, आरजेडी है, लालू यादव है, उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। उन्होंने भी नष्ट किया, इन्होंने भी नष्ट किया। और अब भी देखिए, तेजस्वी यादव ने जो कहा कि 20 काम कर देंगे, और 20 महीने में वो काम कर देंगे जो आज तक नहीं। बिल्कुल, ये आप इस तरह से मत बरगलाइए, आप व्यवहारिक बातें करिए। जनता को, बिहार के लोगों को, आपको सत्ता चाहिए, हम समझ में आ रहे हैं कि आप बेचैन हैं, आप परेशान हैं, किसी तरह से सत्ता आए तो कुछ भी होना भी चाहिए। आप अपोजिशन में है तो आपकी महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री बनने की, सत्ता में आने, लेकिन इसके लिए आप कुछ भी वादा थोड़े करेंगे। 20 महीने में आप कैसे वो सारी चीजें कर देंगे जो आज तक नहीं हुई है। बिल्कुल। दूसरी बात, आप कहते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि 100% डोमिसाइल दे देंगे। भाई, आप 100% डोमिसाइल कैसे दे देंगे बिहार या कहीं भी? कोई भी व्यक्ति 100% या 90% या 80% ही डोमिसाइल कैसे दे सकता है जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इसको प्रोहिबिट करता है? बिल्कुल। भारत के संविधान में तो, संविधान के अनुच्छेद 15 में तो साफ साफ लिखा हुआ है ना कि आप नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं क्षेत्र के आधार पर। इस देश का नागरिक कहीं भी जाके बस सकता है और वहां जाकर के नौकरी कर सकता है या कारोबार कर सकता है। ये संविधान उसकी गारंटी उसको देता है। आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 3 में जरूर ये प्रावधान है कि उसको अपवाद बनाया गया, लेकिन वो भी पार्लियामेंट के थ्रू हो सकता है। आप नहीं कर सकते, वो पार्लियामेंट के थ्रू होगा। और इसी साल अभी जनवरी का एक डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई स्टेट की, कोई प्रोविंशियल और कोई रीजनल डोमिसाइल नहीं होती। इस देश में डोमिसाइल एक ही है, डोमिसाइल ऑफ इंडिया। उसको आप कोई भी प्रोविंशियल और रीजनल डोमिसाइल नहीं। तो जब आप इस बात को, उन्होंने कहा, हम तेजस्वी यादव का वो देख रहे थे सोशल मीडिया का पोस्ट, उन्होंने कहा कि हमने झारखंड में इसलिए नहीं हुआ कि टेक्निकल मामला आ गया था, हमने बहुत जूरिस्ट से राय ली है। तो किस जूरिस्ट ने आपको राय दे दी कि आप 100% डोमिसाइल कर दीजिएगा? और फिर वही बात आपने कहा ही कि अगर आप बिहार में लागू कर दीजिए कि हम खाली बिहार के लोगों को नौकरी देंगे, तो देश भर में जो बिहार के लोग नौकरी कर रहे हैं उनका क्या होगा? सही, अगर डोमिसाइल करने लगे तो आप यहाँ भी बरगला रहे। आप चीजों को ठीक करें, आप लोगों को समझाएं कि क्या करना चाहिए है, उसके बदले आप उकसा रहे हैं लोगों। ये जो सारा आंदोलन चल रहा है, ये अपोजिशन उकसा रहा है कि आप आंदोलन करिए, डोमिसाइल का आंदोलन कर दीजिए, कभी किसी और चीज का आंदोलन कर दीजिए। तो ये हालांकि इसकी ये भी इस वजह से है कि मालिक कमजोर है, घर का मालिक जो है, मुखिया जो है, जिसको जिम्मेदारी दी गई है, वो कमजोर है, वो कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं है। अगर वो कंट्रोल करेगा तो अपोजिशन की नहीं चलेगी, जैसे पहले नहीं चली है। लेकिन यहाँ अपोजिशन भी बराबर की भूमिका है उकसाने में। तो ये, अच्छा, जो नौजवान है, हमको उनकी बुद्धि पर भी तरस आता है कि भाई आप अपनी तैयारियों के बजाय, आप अपनी परीक्षा की तैयारियों के बजाय आप रोज किसी न किसी आंदोलन में, किसी न किसी विरोध में, किसी न किसी मामले में जुटे हुए। हर जो रिजल्ट अटकता है बिहार में, वो इसी वजह से तो अटकता है कि कोई न कोई आदमी कोर्ट में चला जाता है किसी न किसी बात को लेकर के। रिजल्ट अटके हुए हैं तो कहीं परीक्षा अटकी हुई है, तो कहीं किसी और चीज पर सवाल है, और नहीं तो ट्रांसफर हो रहे हैं, उसी को लेकर विरोध शुरू कर दो। हाजिरी बनाने को कहा जाए, उसी का विरोध शुरू कर दो। मतलब किसी तरह से काम नहीं होने देना, मतलब काम। बिल्कुल, ये माहौल है बिहार में। और वेतन पैसे सबको चाहिए है, काम नहीं करना पड़ता। तो ये कितने दिन चलेगा? चलिए, तो देखिए, बिहार बिना माए बाप का दिख रहा है, जिसकी जो मर्जी है वह कर रहा है। यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। इससे बिहार कैसे निकलेगा, और यदि बिहार नहीं निकलेगा तो और डूबेगा, यह बात भी तय है। तो बिहार की पहरेदारी विपक्ष भले न करे, लेकिन हम तो अपनी आवाज उठाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल
लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।